नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट के बारे में, बायलॉज के बारे में, रूल्स के बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं। तो आज हमारे पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज रूल्स जो 1961 है, उसमें अमेंडमेंट हो रहा है 2025 में। ये 15 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसके ऊपर आपको सजेशंस देना है, ऑब्जेक्शंस लेना है और वही सजेशन और ऑब्जेक्शंस को 16 मई के बाद कंसिडर किया जाएगा और बेस्ड ऑन दैट फिर बिल होगा, बिल के बाद एक्ट होगा और फिर वो एक्ट को पूरी महाराष्ट्र में इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। सारे जितने भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है या कोऑपरेटिव सोसाइटीज है जहां पे जो जैसे एप्लीकेबल है, और आपकी मैनेजिंग कमेटी और आपकी सोसाइटी के मेंबर्स उस हिसाब से अफेक्ट होंगे। तो काफी लंबा चौड़ा ये बिल है। अगर इसको बहुत ही प्रिसाइजली जानने की कोशिश करेंगे, टाइम लिमिटेड होगा, स्पेस लिमिटेड है, उसके अंदर उसको हम समराइज करने की कोशिश करेंगे, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो फास्ट इसमें चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे एप्लीकेशन फॉर द नेम, एप्लीकेशन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द नेम एंड ओपनिंग ऑफ द बैंक अकाउंट। अगर हम देखेंगे किसी भी सोसाइटी का जब फॉर्मेशन, प्रपोज सोसाइटी का जब फॉर्मेशन होने जाता है उस टाइम उसका नेम रिजर्वेशन करना पड़ता है, एक बैंक अकाउंट उसके लिए ओपन करना पड़ता है। तो इस केस में अगर आप देख रहे हो, इफ इट इज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी और इट इज ए एसोसिएशन ऑफ सोसाइटी और कोऑपरेटिव हाउसिंग एसोसिएशन, अब दोनों ही केस में हाउसिंग सोसाइटी है तो आपको फॉर्म Y1 में देना है, अगर एसोसिएशन है उस केस में आपको Y2 में देना है। आपके देने के बाद रजिस्ट्रार साहब क्या करेंगे, उनके पास में जो भी एक रजिस्टर होगा उसको वो बोलेंगे कि रजिस्टर ऑफ द एप्लीकेशन, वहां पे वो Y3 फॉर्म में मेंटेन करेंगे और 2 महीने के अंदर रजिस्ट्रार हैज टू डिस्पोज द एप्लीकेशन, सॉरी नॉट 2 महीने, 30 दिन के अंदर उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, विद इन 30 days द एप्लीकेशन हैज टू बी डिस्पोज, that is for opening of the bank account and reservation of the proposed name of the society। ठीक है, फिर उसके बाद चलेंगे एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन फीस। किसी भी सोसाइटी का जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उसके लिए आपको एक फीस देना पड़ेगा और ये आपको 2 महीने के अंदर कर रहे हैं। ये आपको क्या, सोसाइटी का, प्रपोज सोसाइटी का नाम मिल गया, बैंक अकाउंट ओपनिंग के लिए परमिशन मिल गया, तो आपको 2 महीने के अंदर सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार आपको अप्लाई करना है। जहां पे जो जैसे कंसर्न है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्यूटी रजिस्ट्रार या जो भी ज्वाइंट रजिस्ट्रार होगा वहां पे आपको एप्लीकेशन देना है और उस हिसाब से आपको आगे की जो प्रोसीजर होंगे और आपके रजिस्ट्रेशन जो फीस होंगे वो ₹5,000 होंगे फॉर ऑल काइंड ऑफ हाउसिंग सोसाइटी। जहां पर मैं ऑल काइंड बोल रहा हूं तो जैसे एसोसिएशन भी हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी इंडिविजुअल भी हो सकता है, या फिर जहां पे जो अलग टाइप के सोसाइटीज भी जहां पे अगर है वो हो सकते हैं। एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट जहां पे इफ एनी सोसाइटीज फॉर दी बैकवर्ड क्लासेस, तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के लिए ₹50 ही देना पड़ रहा है। या फिर कोई सोसाइटी विच इज अंडर दी लोक आवास योजना, वहां पे भी आप सिर्फ ₹50 दोगे। रेस्ट फॉर ऑल काइंड ऑफ सोसाइटीज और हाउसिंग सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन चार्जेस विल बी ₹5,000। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, प्रोविजनल मेंबर को, जो भी प्रोविजनल मेंबर जिसको बनना है, बेसिकली हुज नेम provisionally who has been accepted or who will be accepted as the member of the society, he will not have the rights over the property or the share or the title or interest in that capital or the property। ठीक है, तो उसको प्रोविजनल मेंबर बनेंगे तो प्रोविजनली ही विल बी एक्सेप्टेड। और जिसका नाम, अगर कोई ओनर है, ज्वाइंट ओनर है, उसने अपना नाम, किसी का नाम उसमें नॉमिनी करके छोड़ा हुआ है, या 1, 2, 3 या 4 कितने भी पर्सन्स का जैसे छोड़ा हुआ है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, Y4 फॉर्म में उसे एप्लीकेशन करना पड़ेगा। और किसको करना पड़ेगा, सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी को करना पड़ेगा। कौन करेगा, नॉमिनी करेगा या फिर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव वहां पे करेगा। और वो क्या करेगा, वो डेथ सर्टिफिकेट को एनक्लोज करेगा, इंडेमनिटी बॉन्ड देगा, आई थिंक ₹200 का। ठीक है, उस पे आपका स्टैम्प पेपर के ऊपर, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर के ऊपर आपका बनेगा इंडेमनिटी बॉन्ड बनेगा। तो उसको डेथ सर्टिफिकेट इनक्लोज करना है, इंडेमनिटी बॉन्ड देना है, उसके बाद उसको क्या करना है, शेयर सर्टिफिकेट का कॉपी भी उसको इनक्लोज करना है और सोसाइटी के सेक्रेटरी को उसको देना है। उसके हिसाब से जो भी सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी रेजोल्यूशन वगैरह पास करके उसे सोसाइटी का प्रोविजनल मेंबर एक्सेप्ट करेगी टिल द टाइम द एक्चुअल लीगल हेयर
को जब तक वो सोसाइटी की प्रॉपर्टी या कैपिटल का शेयर, टाइटल, इंटरेस्ट अगर जब तक ट्रांसफर नहीं होता है, टिल दैट टाइम प्रोविजनल मेंबर उसे बनाया जा सकता है। अभी फोर्थ में जाते हैं कि लीगल हेयर या रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, ऑफ द डिसीज्ड मेंबर और द ज्वाइंट मेंबर। कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि जैसे ए और बी के नाम पे, फादर और मदर के नाम पे प्रॉपर्टी है, फादर के 50% है, मदर का 50% है, या फादर या डॉटर के नाम पे 50-50% है, किसी एक का डेथ हो जाता है, दोनों ने अलग अलग नॉमिनी बनाए हुए हैं, तो जो जैसा जिसका, तो एक जिसका नाम पहले शेयर सर्टिफिकेट में है वो मेंबर है, जिसका नाम सेकंड में है वो ज्वाइंट मेंबर है। हालांकि दोनों की इक्वल राइट्स ओवर द प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट, शेयर वगैरह वो सब चीजें हैं, मगर ये ऐसा है। ये किसको दोगे? ये भी आपको सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी को देना पड़ेगा। और आपको क्या करना है? इनक्लोज द डेथ सर्टिफिकेट करना है, आपको इंडेमनिटी बॉन्ड देना है, आपको एक फैमिली अरेंजमेंट की कॉपी देना है, वेयर हियर द फैमिली अरेंजमेंट में मीन कि आपके पास अगर कोई रिलीज डेट का कॉपी है, आपके पास कोई रिलिंक्विशमेंट डेट का कॉपी है, आपके पास कोई गिफ्ट डेट का कॉपी है, और आपने वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके आपने उसका रजिस्ट्रेशन भी किया हुआ है, उसका स्टैम्प ड्यूटी वगैरह जो भरना है वो भी किया हुआ है, और आपके पास नाउ दिस डॉक्यूमेंटेड इज ए ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट। उस केस में क्या होगा? तो ये तीनों चीजों का आपने लगाया, ठीक है, क्या लगाया? डेथ सर्टिफिकेट लगाया, इंडेमनिटी बॉन्ड लगाया, और आपने फैमिली अरेंजमेंट की एक कॉपी लगा दी। ये लगाने के बाद जाके आपने सबमिट कर दिया सोसाइटी के सेक्रेटरी को, तो वो वहां पे आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर सकती है। तो ये जो आप देख रहे हो प्रोविजनल मेंबर जैसे लीगल हेयर के लिए एक अलग सा फॉर्म दिया गया है, Y5 फॉर्म दिया गया है। इस Y5 एग्जैक्टली इसी फॉर्म में आपको भर के देना है। जहां पे आपने देखा ऊपर अपने प्रोविजनल मेंबर के लिए एक दूसरा फॉर्म देखा, Y4 देखा, तो ये उसी फॉर्मेट पे भरने के बाद आप वहां पे डिक्लेयर कर रहे हो जो कि एक्ट के बारे में, बायलॉज के बारे में, रूल्स को हम फॉलो करेंगे। कोई कैसा अगर कोई कुछ क्लेम कर रहा है उसकी लाइबिलिटी भी आप लेंगे, सोसाइटी उसके लिए लाइबिल नहीं होगा, ठीक है। और जो ओरिजिनल मेंबर था, ठीक है, उसकी जो लाइबिलिटीज है उसको भी आप डिस्चार्ज करेंगे। उसकी जो लाइबिलिटी है वो आपकी लाइबिलिटी है, ठीक है। तो ये करने के बाद जब आप दे दोगे, और कहीं पे अगर लगा सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी को लगा ज्यादा लोग उसमें आ रहे हैं, ज्यादा लोग उसमें क्लेम कर रहे हैं, जो नॉमिनी है या हेयरशिप का जो बोल रहे हैं कि हम हेयर है, तो उस केस में सोसाइटी क्या बोलेगी? ठीक है, आप कोर्ट जाओ, वहां से लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेके आओ, या वहां से हेयरशिप सर्टिफिकेट लेके आओ, या वहां से आप सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आओ, उत्तराधिकारी सर्टिफिकेट लेके आओ, और फिर उसके बाद सोसाइटी उनको एंटरटेन करेगी और उनको सोसाइटी का मेंबर बना सकती है जब ये सारे इंक्लोजर्स आप दे दोगे। और ये Y5 फॉर्म में या Y4 फॉर्म में आप करके दे दोगे। फिर उसके बाद हम आते हैं कि कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर द मेंबर्स एंड द ऑफिसर्स एंड द एम्प्लॉइज ऑफ द हाउसिंग सोसाइटी। अब एम्प्लॉइज के बाद मतलब सोसाइटी में जो भी मैनेजर है, सोसाइटी में जो भी अकाउंटेंट है, जो अकाउंट्स मैनेजर है, और बाकी जो क्लरिकल स्टाफ है उनकी भी ट्रेनिंग। ऑफिसर्स ऑफ द सोसाइटी मतलब सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी में जितने भी मेंबर्स चुन के आए हैं वो ऑफिसर्स हैं। जो सेक्रेटरी, चेयरमैन या ट्रेजरर है वो ऑफिस बेयरर्स है, ठीक है। तो इन सबकी ट्रेनिंग, और सोसाइटी की पूरी सोसाइटी के मेंबर्स की भी ट्रेनिंग, क्योंकि हर आदमी को अपने राइट्स जब तक मालूम नहीं रहेंगे, सोसाइटी के एक्ट मालूम नहीं रहेंगे, बायलॉज मालूम नहीं रहेंगे, रूल्स मालूम नहीं रहेंगे, उसमें क्या अमेंडमेंट्स हो रहे हैं वो जब तक मालूम नहीं रहेंगे, तो वो अपने राइट्स को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी अपने पावर्स को एंजॉय नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो उनके लिए ट्रेनिंग देना जरूरी है, एजुकेशन करना जरूरी है। फेडरेशन के लोग आएंगे और आपको ट्रेनिंग, एजुकेशन वगैरह करके जाएंगे। अगर आप एक नॉर्मल मेंबर हो तो आपके लिए पर मेंबर 10 रुपए आपको देना पड़ता है, ठीक है, महीने का 10 रुपए आपको देना पड़ता है, और उस हिसाब से आपकी वो मेंटेनेंस के बिल में आती रहती है। मगर आप अगर एसोसिएशन ऑफ द सोसाइटी हो तो वहां पे साल का 1000 रुपए दे दो, ठीक है। तो ये चार्जेस है। और ये क्या होगा, अगर आप मेंबर हो, सोसाइटी के मेंबर हो, आपको 3 घंटे का, साल में एक बार आपको 3 घंटे का कोई एक सेशन आपको अटेंड करना ही है। आप ही के लिए अच्छा है, कर लोगे तो अच्छा है, आपको सीखने के लिए मिलेगा। मगर आप सोसाइटी के, अगर जैसे हमने डिस्कस किया, एम्प्लॉई हो, ठीक है, सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी के अंदर अगर आप वो
उसके ऑफिस बेरर्स हो या ऑफिसर हो या आप एम्प्लॉय हो, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, 2 सेशन अटेंड करना पड़ेगा, 3 घंटे का 2 सेशन अटेंड करना पड़ेगा, साल में 1 बार अटेंड करना पड़ेगा। तो ये दोनों हमने जाना। उसके बाद हम चलते हैं नॉमिनेशन ऑफ द पर्सन हम कैसे करेंगे। तो बेसिकली जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि नॉमिनेशन इज बेसिकली कस्टोडियन ऑफ द प्रॉपर्टी, कस्टोडियन ऑफ दी दैट जो भी फ्लैट होगा, और वो तब तक उसे रखेगा जब तक एक्चुअल हेयर को, लीगल हेयर को वो ट्रांसफर नहीं हो जाता। प्रॉपर्टी है, कैपिटल में जो इंटरेस्ट है, शेयर है, जो टाइटल है, जब तक वो ट्रांसफर नहीं हो जाता है तब तक ही इज ए कस्टोडियन ऑफ द प्रॉपर्टी। और ये मेंबर और ज्वाइंट मेंबर दोनों ही अलग अलग टाइप के, अलग अलग परसेंटेज में नॉमिनेशन कर सकते हैं। दो अगर फादर है, मदर है, 50% 50% है, तो मदर 4 लोगों के नाम पे भी कर सकती है, फादर 4 लोगों के नाम पे भी कर सकता है। और उस हिसाब से जैसे जैसे जिसके नाम पे नॉमिनेशन होगा, तो डेथ के बाद उस पर्सन को नॉमिनी जो होगा उसको प्रोविजनल मेंबर बना दिया जाएगा। तो द नॉमिनेशन हैज टू बी डन इंडिविजुअली फॉर द मेंबर एंड द ज्वाइंट मेंबर। तो सेपरेट नॉमिनेशन आपको ये करना पड़ेगा। उसके बाद हम चलते हैं फंड्स पे चलते हैं। तो फंड्स बहुत टाइप के हैं जिसकी वजह से आपकी पूरी सोसाइटी चलता है। ये मेजर फंड हो सकता है, सिंकिंग फंड हो सकता है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर फंड हो सकता है। तो अलग अलग टाइप के फंड्स है। अगर कुछ और नए फंड्स की क्रिएशन के बारे में यहाँ पे महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज रूल्स की जो अमेंडमेंट अभी 2025 में हो रहे हैं उसमें बताया जा रहा है, जिसको आप बोल रहे हो कि दिस ड्राफ्ट में जो ड्राफ्ट रूल्स जो है, दिस विल बी नोन एज महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट रूल्स 2025। एक बार जब ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, एक बार जब इसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल मिल जाए, ठीक है, उसके बाद इसको इस नाम से जाना जाएगा, क्या, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट रूल्स 2025। ठीक है। अब नॉमिनेशन ऑफ पर्सन का हमने जान लिया। फंड्स में हम देख रहे हैं कि रिजर्व फंड है। अब ये रिजर्व फंड है, इट इज ऑल डोनेट, जितने भी डोनेशन यहाँ वहां से, इसमें जो स्पेसिफिक चीजें वही हम डिस्कस कर रहे हैं। जहां जहां से हमने कोई डोनेशन रिसीव किया है, ये कहाँ जा रहा है, ये रिजर्व फंड में जा रहा है। मगर एक्सेप्ट दोज डेजिग्नेटेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पज। किसी ने बोला कि आपकी सोसाइटी में मुझे 5 बेंचेस डलवाने हैं या कोई एक मंडप बनवा देना है, तो ये कहाँ पे जा रहा है, ये आपका, ये इट इज फॉर द स्पेसिफिक पर्पज। ये डोनेशन कहीं से आ रहा है, ठीक है। इसको छोड़ के जो बाकी ऑल डोनेशन रिसीव जितने हैं वो कहाँ पे जा रहा है, रिजर्व फंड में जा रहा है। मगर कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए किसी ने करके अगर ये दिया हुआ है तो दिस इज, इसका भी प्रोविजन यहाँ पे बनाया गया है। फिर उसके बाद चलते हैं सिंकिंग फंड वगैरह, जिसमें आपको हेवी रिपेयर वगैरह जो है एज अप्रूव्ड बाय द जनरल बॉडी में ये अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा। जनरल बॉडी का मतलब है स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग भी हो सकता है, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग भी हो सकता है, वहां पे जैसा मिले। और हेवी रिपेयर, कोई एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के साइड में मान लेते हैं कोई डिस्टॉर्शन हो गया, कोई खराब हो गया, कोई वहां से उसके बिल्डिंग के साइड में जो स्ट्रक्चर का कुछ पार्ट्स गिरने वाले हैं और आपको इमीडिएटली उसकी रिपेयर करने की जरूरत है, और वो हेवी रिपेयर है तो आपको इमीडिएटली वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और मान लेते हैं कोई जनरेटर रूम है आपके यहाँ पे, वो टूट फूट के वहां पे बारिश वगैरह कोई की पानी जा रहा है, वहां पे हेवी रिपेयर इमीडिएटली आपको करने की जरूरत है। या जनरेटर रूम का फाउंडेशन, जहाँ पे ट्रांसफॉर्मर रूम है, वहां के फाउंडेशन में आपको कुछ करना है और वो हेवी रिपेयर में आता है, 4, 5, 6 लाख 10 लाख रुपए वहां पे खर्चा होने वाला है, तो आपको इमीडिएटली करना पड़ेगा। दिस विल बी फ्रॉम द सिंकिंग फंड ऑफ द सोसाइटी। तो हेवी रिपेयर के बारे में जब हम बात करें, स्पेशली इसको आप बिल्डिंग के बारे में मानिए, ठीक है। फिर उसके बाद जाते हैं हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो फंड है। अब ये रूटीन रिकरिंग रिपेयर्स ऑफ द सोसाइटी बिल्डिंग और द प्रॉपर्टी। रिकरिंग मतलब बार बार जो आपको करना पड़े, आपको रेगुलरली जो करना पड़ रहा है। मान लेते हैं कि अगर सोसाइटी के जैसे बिल्डिंग का पेंटिंग हो, या ठीक है, या मीटर रूम्स के बारे में, मीटर रूम्स में कोई आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस बार बार आपको करना पड़ रहा हो, या बिल्डिंग में और ऐसा कोई भी चीज जिसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपको हर साल करनी पड़ रही है। जैसे लिफ्ट के बारे में भी मान सकते हैं, आपको हर साल अगर वो करना पड़ रहा है लिफ्ट से रिलेटेड और वो बिल्डिंग के अंदर ही है, तो उसको भी हम जैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इट हैज टू बी
इट इज रूटीन रिकरिंग रिपेयर्स ऑफ द सोसाइटी बिल्डिंग और द प्रॉपर्टी। अब जैसे हमने लास्ट भी कहीं एक वीडियो में हम जैसे डिस्कस किया, देखो ये सब जितने भी जो फंड्स है, ये कहीं पे 0.75 0.75 या कहीं पे 0.25, जैसे सिंकिंग फंड है 0.25, या जहां पे आप जैसे रिजर्व फंड के बारे में बोल लो, जहां पे जो एप्लीकेबल है 0.25 या 0.75% ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ड्यूरिंग द सोसाइटी फॉर्मेशन, जहां पे ये बिल्डिंग्स वगैरह बनते हैं वो सोसाइटी के मेंबर्स के बीच में इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है। ये सब जो परसेंटेज वगैरह वो सब सेम है। अब न्यू फंड्स में क्या एडिशन हो रहा है, अब यहाँ पे डिस्कस किया गया कि मेजर रिपेयर फंड ऑफ द सोसाइटी। अब ये आपने देखा, इससे पहले हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बारे में डिस्कस किया कि बिल्डिंग की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, रिपेयर ऑफ द सोसाइटी बिल्डिंग और द प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी के मतलब हमें ये भी आ सकता है जहां पे आप जैसे सोसाइटी कंपाउंड वॉल बना लो, कहीं पे हार्ड कोट है, हार्ड कोट की नीचे के टाइल्स वगैरह वो डिस्टॉर्ट हो गए, वो खराब हो गए, ठीक है, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में या बिल्डिंग के अंदर बाहर कहीं पे कुछ जैसे प्रॉब्लम्स हो गई है, वहां पे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इश्यूज हो गए। अब यहाँ पे नया बात किया जा रहा है मेजर रिपेयर फंड के बारे में, जहां पे सोसाइटी में जो कि डिसाइड कर सकती है ऑन प्रो राटा बेसिस। प्रो राटा बेसिस मतलब जिसका जितना एरिया है 1 BHK 2 BHK या जिसका जो भी 1 रूम किचन या 3 BHK 4 BHK जिसका जितना एरिया के हिसाब से प्रो राटा बेसिस पे उस मेंबर से उतना कलेक्शन होगा। और दिस हैज टू बी on the area basis as and when required and as decided by the general body। जनरल बॉडी मीटिंग में, मतलब इसका मतलब सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी जनरल बॉडी मीटिंग बुलाएगी, एक मुद्दा उसमें रखेगी, एजेंडा पॉइंट तैयार किया जाएगा, और अगर मेजोरिटी से वहां से पास होता है तो ये चीज, ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी ईच फ्लैट से उनके एरिया के बेसिस पे उनसे वो कलेक्शन या वसूली हो सकती है, ठीक है। और उसको क्या आप यूज करोगे, सिग्निफिकेंट रिपेयर, जिसको आपको लगता है सिग्निफिकेंटली या वो जो कंसिडर किया जाता है कि उसको रिपेयर किया जा सकता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग एंड द प्रॉपर्टी। जबकि ये पहले एक ऑलरेडी प्रोविजन है, रूटीन रिकरिंग रिपेयर्स फॉर द सोसाइटी बिल्डिंग एंड द प्रॉपर्टी, जो आपको हर साल लगता है, ये जैसे आपको करना पड़ रहा है। ये एडिशन में मेजर रिपेयर फंड में आपको ऑलमोस्ट वही चीज को डिस्कस किया जा रहा है। तो हमारा काम है यहाँ पे डिस्कस करना, बाकी लोगों को ऑब्जेक्शन सजेशंस वगैरह देना है, और गवर्नमेंट उसको उस हिसाब से एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगी या उसे कंसिडर करेगी, और बाकी बिल एक्ट एंड वो फॉर्मेशन के बाद में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। तो आपके पास ये टाइम है, उस हिसाब से आपको ये सजेशंस और ऑब्जेक्शंस देने हैं। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड अभी आज की डेट में क्या है कि आपको 10-10 रुपए पर मेंबर के हिसाब से आपसे कलेक्शन किया जाता है। साल में जाके एक बार आप या जितनी भी बार जैसे आपको ट्रेनिंग वगैरह करना है, आपको एक्ट बायलॉज और रूल्स के बारे में सीखना है। मगर इसी चीज को अगर हम एक फंड, इसी के लिए अलग से एक फंड का प्रोविजन अगर हम क्रिएट कर दें, एक हेड क्रिएट कर दें, ठीक है, जैसे आप देख रहे हो, आपने देखा जैसे सिंकिंग फंड का एक अलग सा हेड है। और एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए अगर सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच मेंबर्स, हर मेंबर के लिए अगर उसके लिए एक अगर हेड क्रिएट कर दिया जाए तो इसको हम बोलेंगे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड। तो सोसाइटी इसको क्रिएट कर सकती है। यहाँ पे जनरल बॉडी के बारे में लिखा नहीं गया है, सोसाइटी डायरेक्टली कलेक्ट कर सकती है। और वैसे भी सोसाइटी 10 रुपए कलेक्ट कर ही रही है, जो आपकी मेंटेनेंस के बिल में डाला जा रहा है, ठीक है। तो हेड क्रिएट कर देगी तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखो कि इलेक्शन की सोसाइटी हर 5 साल में सोसाइटी का इलेक्शन के लिए जो भी रिटर्निंग ऑफिसर आएंगे, उसके स्टाफ आएंगे, जो भी पेपर्स वगैरह लगेंगे, इलेक्शन के जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो कॉरेस्पॉन्डेंस होते हैं, जो भी पैसा लगता है, कुछ दिन की जो प्रोसीजर चलता रहता है, उसके लिए सोसाइटी के फंड से वो पैसा जाता है। तो अभी क्या कर सकती है सोसाइटी में, एज डिसाइडेड इन द जनरल बॉडी मीटिंग, आप एसडीएम में कर लो, एजीएम में कर लो, कहीं पे भी कर लो, सोसाइटी का हर मेंबर कितना पैसा कंट्रीब्यूट करेगा और उस हिसाब से एक फंड जमा होगा, जिसको बोला जाएगा इलेक्शन फंड ऑफ द सोसाइटी, जो हर 5 साल में उसका यूटिलाइज किया जा सकता है। तो ये भी सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी अभी कर सकती है। तो अलग से इलेक्शन फंड एक हेड क्रिएट किया जा सकता है, मगर विद द परमिशन ऑफ द जनरल बॉडी मीटिंग, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अब यहाँ पे एक प्रोविजन है वेलफेयर फंड क्रिएट करने के बारे में।
तो सोसाइटी में अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते रहते हैं। कहीं पे जैसे नवरात्रि हो रहा है, गणपति फेस्टिवल हो रहा है, कहीं पे तुलसी विवाह हो रहा है, या और कोई जयंती वगैरह सेलिब्रेशन हो रहा है, ठीक है। कहीं पे होली वगैरह करने के टाइम में म्यूजिक वगैरह एंड ऑल दैट, जैसे गुलाल का बंदोबस्त किया जाता है। तो ये सब चीजें सोशल कल्चरल फंक्शंस वगैरह वहां पे होते रहते हैं। तो ये जो चीजें हैं, जो कल्चरल एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, ठीक है, जैसे कोई कंपटीशन वगैरह हो रहा है, जैसे गुड़ी पड़वा है, कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, उस टाइम में आपने ड्राइंग कंपटीशन करा दिया, ऐसे कंपटीशन करा दिया, या कुछ और आपने वॉक रेस का कोई आपने कंपटीशन करा दिया, ठीक है। और समोसा चाय वगैरह जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है इंडिपेंडेंस डे वगैरह, या वहां पे आपने कोई फ्लैग होस्टिंग के टाइम में आपने कुछ और ऐसे सेलिब्रेशन टाइप का कराया, तो उसके लिए भी अलग सा वेलफेयर फंड क्रिएट किया जा सकता है। तो सोसाइटी क्रिएट कर सकती है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कहीं कहीं पे सोसाइटी इज बेस्ड ऑन बेसिकली डिफरेंट रीजन्स ऑफ पीपल। अलग अलग भारत के अलग अलग प्रांतों से आके यहाँ पे अलग अलग जगह से आके यहाँ पे लोग रहते हैं, और अलग अलग अपने धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से, या फिर अपने बिलीफ के हिसाब से जो सेलिब्रेशन वगैरह करते हैं, जो उनके पास में कल्चरल या सोशल एक्टिविटीज है, उसको वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं। किसी अगर एक रीजन के लोग ज्यादा है, मान लेते हैं 50 मेंबर की सोसाइटी है, और वहां पे 40 to 45 गुजरातीज हैं, नवरात्रि, आपने जो सोसाइटी का जो वेलफेयर फंड में आपने दे दिया, मान लेते 500 रुपए आपने कॉमन दे दिया, 1000 रुपए साल का आपने कॉमन दे दिया, और वहां पे 3 ही गुजराती फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है, और बाकी जो महाराष्ट्रियन फेस्टिवल अगर वहां पे एक ही हो रहा है, तो वहां पे डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है। दिस इज ओनली माई व्यूज, बाकी आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। या कहीं पे जैन की मेजोरिटी है, तो वहां पे महावीर जयंती हो रहा है या कुछ और सेलिब्रेशन हो रहा है, और बाकी की जो फंक्शन है गुड़ी पड़वा या बाकी शिवाजी जयंती है, उसके लिए कम फंड का, मतलब वहां पे सेलिब्रेशन उसका कम हो रहा है, या प्रोविजन उसमें कम हो रहा है। मगर फंड जो है वो क्या, जो जितना आपने सोसाइटी के हर मेंबर से फंड ले लिया है, इक्वली ले लिया है, तो वो सोसाइटी के हर मेंबर को एबिलिटीज इक्वली डिवाइड होना चाहिए, या खुशी इक्वली डिराइव होना चाहिए, या फंक्शन में एंजॉयमेंट का जो वो है वो इक्वली डिवाइड होना चाहिए। या किसी सोसाइटी है वहां पे क्रिश्चियन से किसी दूसरे धर्म के लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है, और बाकी लोगों की बहुत ही कंसिडरेबली कम है, ठीक है, 10-20% है, 30% है, तो वहां पे क्रिसमस ज्यादा हो रहा है, या क्रिसमस और बाकी सेलिब्रेशन ज्यादा हो रहा है, और बाकी जो कन्वेंशनल जो वो कम हो रहा है। तो वेलफेयर फंड क्या है, आई थिंक ऐसा होना चाहिए कि सोसाइटी के लोग मिलजुल के रहे, और सारे सबकी वहां पे गुरु नानक जयंती भी हो रहा है, वहां पे महावीर जयंती भी हो रहा है, वहां पे नवरात्रि भी हो रहा है, वहां पे शिवाजी जयंती भी हो रहा है, और ठीक है, और वहां पे गणपति फेस्टिवल भी हो रहा है। तो जितने भी गुड़ी पड़वा भी हो रहा है, जितने भी वहां पे सेलिब्रेशन है, अगर कोई दूसरे महाराष्ट्रियंस को छोड़ के कोई दूसरे प्रांत के लोग भी हैं, वो उनको इक्वली सपोर्ट करे, मैनेजिंग कमेटी को सपोर्ट करे, या एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए अच्छा प्रिंसिपल मेंटेन करते हुए, सोसाइटी का वातावरण को अच्छा रखते हुए, वहां पे उसी वेलफेयर फंड से सोसाइटीज में अलग अलग टाइप के फंक्शंस एंजॉय किए जा सकते हैं। बाकी ये सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी और वहां के लोग जो मेंबर्स हैं वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हमने देखा कि वेलफेयर फंड एक अलग से क्रिएट करने का प्रोविजन है। अब ये थोड़ा सा देखते हैं आगे कैसे होता है। उसके बाद एनी अदर फंड विद द परमिशन ऑफ द जनरल बॉडी इक्वली फ्रॉम ऑल द मेंबर्स फॉर स्पेसिफिक पर्पज। ऐसा कोई अगर ऐसा भी हो सकता है, कोई एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए, कोई खास पर्पज के लिए अलग से एक फंड क्रिएट किया जा सकता है, और विद द परमिशन ऑफ द जनरल बॉडी। मगर ये आप याद रखिए कि जनरल बॉडी के जो भी होता है, जनरल बॉडी के अप्रूवल्स को 6 महीने के बाद भी ओवरराइड किया जा सकता है, दूसरा जनरल बॉडी उसे सुपरसीड कर सकती है। मगर एज डिसाइडेड बाय द जनरल बॉडी आप किसी एक दूसरा फंड भी क्रिएट कर सकते हो, खास किसी पर्पज के लिए, जो कि मान लेते हैं कहीं पे कोई शादी बारात हो रहा है, उसकी
टेंट वगैरह लग रहे हैं या ऐसा कुछ लग रहे हैं, सोसाइटी हो सकता है कि सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी के पास में जो पैसा है अगर जनरल बॉडी अप्रूव करता है तो वो करा के भी दे सकते हैं, अगर सोसाइटी में खुद अपने रिसोर्सेज क्रिएट करके रखा जाए। एक एग्जांपल है, बाकी आप अपने एग्जांपल्स क्रिएट कर सकते हो। ये हो गया, काफी कुछ हमने अभी डिस्कस कर लिया। फिर उसके बाद हम चलते हैं अब लेवी ऑफ द चार्जेस। ठीक है, लेवी ऑफ द चार्जेस में आप देखोगे एक्सपेंसेस फॉर द रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द लिफ्ट इंक्लूडिंग चार्जेस फॉर रनिंग द लिफ्ट। अब लिफ्ट का तो ये चार्जेस वगैरह समझ में आ रहा है, जो उसके मेंटेनेंस वगैरह होते हैं, उसके मोटर्स होते हैं, उसके वायर्स होते हैं, उसके अंदर की जो भी कैबिनेट है उसकी लकड़ी वगैरह या मिरर आपने लगा रखा है, उसमें फैन लगा के रखा है, उसमें स्विचेस लगा के रखे हुए हैं, रिलेज लगा के रखे हैं, चलो उसके मेंटेनेंस आप करें, जिसके लिए आपने एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है या आपने कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, या आपने जो अलग टाइप के 3-4 टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आपने दे के रखा है, या ऑन कॉल बेसिस पे आपने किसी को रखा हुआ है। मगर उसको छोड़ के आपने ये इसमें क्या एडिशनल है, इंक्लूडिंग चार्जेस फॉर द रनिंग द लिफ्ट। अब क्या इसकी मीनिंग को हम ऐसे कंस्ट्रू कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे लिफ्ट के अंदर में आपने अटेंडेंट रख दिया, तो कहीं कहीं पे जैसे ब्रेकडाउन होता रहेगा तो वो उसे अटेंड करता रहेगा, सेफ्टी ऑफ द मेंबर्स और बच्चों के ऊपर आने जाने उसके लिए भी शायद वो उसमें काम में आएगा, या लेडीज की सिक्योरिटी के लिए भी वो काम में आएगा। तो हो सकता है इंक्लूडिंग द चार्जेस फॉर रनिंग द लिफ्ट को आप उसमें गिन सकते हो, या फिर कोई और उसमें रनिंग चार्जेस में अगर कुछ आता है तो इसका एक जैसे प्रोविजन दिया गया है। अब सर्विस चार्जेस के बारे में अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे, फॉर द ट्रैवलिंग अलाउंस एंड द कन्वेइंग चार्ज टू द स्टाफ एंड द कमिटी मेंबर्स। ठीक है, अब ट्रैवलिंग अलाउंस के बाद मतलब आपको पूरे महीने भर के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट मिल रहा है, उसमें आप अपना बस, ट्रेन या जो भी जिससे आप ट्रैवल कर रहे हो वो आप कर सकते हो। ठीक है, अब ये ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर द कमिटी मेंबर्स ऑल्सो, कि महीने में उस कमिटी मेंबर को ट्रैवलिंग के लिए जैसे आपने कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट दे दिया, ट्रैवलिंग वगैरह महीने का वो कर सकता है। या कन्वेंस चार्जेस मतलब आप कहीं पे ऑकेजनली ट्रैवल कर रहे हो, आपको रजिस्ट्रार ऑफिस जाना पड़ रहा है, या आपको म्युनिसिपैलिटी ऑफिस जाना पड़ रहा है, या आपको वार्ड ऑफिस जाना पड़ रहा है, या कहीं और आपको जाना पड़ रहा है, तो उस केसेस में लाइक इट इज कन्वेंस चार्जेस विच इज वन टाइम चार्ज, और इट इज कैन बी मल्टीपल इन ए मंथ और इन ए ईयर। तो आपका ये डेली के चार्जेस नहीं है, मंथली चार्जेस नहीं है। दोनों ही केस में ये स्टाफ के लिए भी किया जा सकता है और ये इसके लिए कमिटी के लिए भी किया जा सकता है। तो अभी ये एक प्रोविजन ऐसा करने का इसमें किया गया है। ठीक है, अब इस केस में फिर उसके बाद क्या है कि सिटिंग फीस पे टू द मेंबर्स ऑफ द कमिटी। जो कमिटी के मेंबर्स है वो अपने ऑनररी उनकी जो सर्विस है, ऑनररी सर्विस है, वो अपने सर्विसेज दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको फायदा हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी सोसाइटी चल रही है, मैनेजमेंट हो रही है, आपके घर तक पानी पहुंच रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रहा है, बाकी की फैसिलिटीज आप एंजॉय कर रहे हो। तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि एक सिटिंग चार्जेस भी सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स के लिए भी बंदोबस्त किया जा सकता है, उसका भी एक प्रोविजन किया जा सकता है। और ये जो एक्सपेंसेस है, ठीक है, तो दिस विल बी इनकर्ड, ये भी फंड से ही जाएगा, सोसाइटी के फंड से जाएगा। तो सिटिंग चार्जेस का बंदोबस्त भी किया जा सकता है। और उसके अब शेयर ऑफ द चार्जेस में क्या देखेंगे, अगर डिफॉल्टर वगैरह है मैक्सिमम उससे आप 12% का जो भी इंटरेस्ट वसूली कर सकते हो, और वो सिंपल इंटरेस्ट आप ले सकते हो। ठीक है, अगर कहीं पे कोई इंश्योरेंस वगैरह जैसे बिल्डिंग का इंश्योरेंस है, फ्लैट्स का इंश्योरेंस है, कोई एक इंश्योरेंस कंपनी को आप जैसे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर रहे हो, या उससे उसके हिसाब से जो टोटल मिला के चार्जेस है आप उसको दे रहे हो, एनुअली उसको वो पैसा देना पड़ता है। मगर किसी सोसाइटी का मेंबर अगर कोई जैसे कोई स्पेशल अगर कोई चीज अपने फ्लैट के अंदर रखता है, ठीक है, अब ये इंश्योरेंस चार्जेस जो है दिस इज एज पर द कारपेट एरिया। तो जिसका कारपेट एरिया ज्यादा है उसके इंश्योरेंस चार्जेस ज्यादा है, जिसका कम है उसके इंश्योरेंस चार्जेस कम है। और अगर कोई स्पेसिफिक कोई चीज आप अपने फ्लैट के अंदर रखते हो जिसकी वजह से इंश्योरेंस चार्जेस इंक्रीज हो सकता है, जिसकी वजह से उसकी सेफ्टी कंसर्न को लेके उसके इंश्योरेंस चार्जेस
ज्यादा हो सकते हैं, आप ऐसा कोई मटेरियल डील कर रहे हो तो एडिशनल परमिशन फॉर दिस स्पेसिफिक, ये जो प्रीमियम जो है एडिशनल प्रीमियम आपका स्पेसिफिक गुड्स के लिए लगेगा, तो आपसे वो एक्स्ट्रा कलेक्ट किया जा सकता है। अब एमिनिटी चार्जेस के बारे में हम देखेंगे। मैक्सिमम सोसाइटीज में क्लब हाउस होते हैं, काफी जगह पे स्विमिंग पूल्स भी होते हैं, तो वो कोई सोसाइटी का मेंबर यूज भी करता है, कोई यूज भी नहीं करता है। किसी को जिम जाना अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है, किसी को स्विमिंग जाना ठीक लगता है, किसी को स्विमिंग आता नहीं है। तो ऐसा नॉट जरूरी नहीं है कि सारे मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी क्लब हाउस को यूज कर रहे हैं या स्विमिंग पूल को यूज कर रहे हैं या फिर सोसाइटी के जिम को यूज कर रहे हैं, अपने अपने पसंद के हिसाब से है। तो उस केस में क्या जा सकता है, क्लब हो या क्लब हाउस की मेंबरशिप हो, कहीं कहीं पे सोसाइटी में क्लब हाउस की मेंबरशिप जो है कंपलसरी है, वो आपके मेंटेनेंस बिल में कलेक्ट किया जाता है। अब इस केस में यहाँ पे प्रोविजन क्या है कि आपका क्लब हाउस है या आपका जिम है या आपका जो भी स्विमिंग पूल है, उस हिसाब से बेस्ड ऑन योर यूज, जैसा आप यूज कर रहे हो या यूज नहीं कर रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ द फैसिलिटी क्या कर सकते हो, आप पैसा दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। आप कंपलसरीली, जितना इस रूल्स के हिसाब से, ड्राफ्ट रूल्स के हिसाब से समझ में आया कि कंपलसरीली जो यूज नहीं कर रहा है आप उससे कलेक्शन या वसूली नहीं कर सकते हो, एज एविडेंट फ्रॉम दी, जितना उससे इंटरप्रिटेशन हो पा रहा है ड्राफ्ट रूल्स के अंदर से। ठीक है, फिर उसके बाद हम चलते हैं कि देखोगे कि आप अगर देखो ये रिक्विजिशन, अगर आप जनरल बॉडी कर रहे हो, जैसे एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग है या स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग है, उसके हिसाब से जो भी एनुअल तो आपको एक साल में एक बार बुलाना पड़ता है। और कहीं कहीं पे कैसा होता है कि मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, 1/5 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी अगर कोई चीज सिग्नेचर करके दें और एक स्पेसिफिक मुद्दा रखें, उसके हिसाब से भी आपको जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाना पड़ता है, जिसको आप स्पेसिफिकली आप क्या बोलते हो, स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बोलते हो। और ये क्या है कि 30 मिनट्स तक देखा जाएगा, 30 मिनट्स के बाद अगर आपका कोरम नहीं है तो फिर उसको अभी डिसॉल्व भी किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी अगर आप ऐसा रिक्विजिशन कर रहे हो और स्पेशल जनरल बॉडी, ये भी जितना इंटरप्रिटेशन से समझ आ रहा है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे रिक्विजिशन का वर्ड यूज किया गया। रिक्विजिशन तभी होता है जब सोसाइटी के मेंबर्स मिलके जनरल बॉडी मीटिंग स्पेसिफिक पर्पज के लिए बुलाने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम रिक्विजिशन बोलते हैं। उस केस में इफ द मेंबर्स आर नॉट प्रेजेंट, एडिक्वेट मेंबर्स, जैसे कि 20 का नंबर गिना गया है या फिर एक टाइम के अंदर आपको वो आना है, नहीं आते हैं तो 30 मिनट के बाद मीटिंग कैन बी डिसॉल्व। फिर उसके बाद देखेंगे डिसीजन ऑफ द एजीएम और एसडीएम कैसा होगा, विद सिंपल मेजोरिटी होगा। ये हमको पहले भी मालूम है, सिंपल मेजोरिटी है, मगर नाउ इसको हम और स्पेसिफिकली क्या डिफाइन कर रहे हैं, उसको डिमार्केट कर रहे हैं कि व्हेन 51% ऑफ द मेंबर्स जो प्रेजेंट है इनसाइड द मीटिंग, ठीक है, चाहे वो स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग हो या एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग हो, कोई भी रेजोल्यूशन कैसे पास होगा फॉर एनी एजेंडा, इट विल बी विद द सिंपल मेजोरिटी, एंड दैट सिंपल मेजोरिटी इज 51% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट दैट टाइम इन दैट जनरल बॉडी मीटिंग, इंक्लूडिंग, अब ये थोड़ा इसमें इंपॉर्टेंट, इसमें ध्यान देते हैं, इंक्लूडिंग दोज अटेंडिंग थ्रू वीसी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, अगर हो सकता है कुछ लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, इसका मतलब आपको एक लिंक क्रिएट करना पड़ेगा, उस लिंक के थ्रू में अगर कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी अटेंड कर रहा है तो उनकी अटेंडेंस को भी गिनी जाएगी और उनके वोटिंग को भी गिनी जाएगी, और उसके हिसाब से मेजोरिटी 51% का डिसीजन होगा। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, फिर उसके बाद बहुत एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे, टॉपिक पे चलते हैं, जिसमें कैजुअल वैकेंसी अगर सोसाइटी में होता है, कहीं कहीं पे रेजिग्नेशन कोई देके जाता है, सोसाइटी कमेटी के मेंबर कोई डिस्क्वालीफाई हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, किसी का एक्सपल्सन हो जाता है, किसी का ठीक है डेथ हो जाता है, उस केस में सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी में वैकेंसी क्रिएट हो जाती है फॉर मैनेजिंग कमेटी मेंबर। उस केस में क्या हो सकता है, अब सोसाइटी का जो भी सेक्रेटरी होगा या ऑथराइज्ड पर्सन होगा, मतलब सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी का अगर कोई पर्सन होगा, मैनेजिंग कमेटी का जो मेंबर है उसको अगर ऑथराइज किया गया इंटरनल मैनेजिंग कमेटी के रेजोल्यूशन में, वो या सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी में जो सेक्रेटरी होगा वो क्या करेंगे, 7 डेज का नोटिस दे देंगे, सोसाइटी में चिपका देंगे वहां पे नोटिस बोर्ड में, उस हिसाब से
एप्लीकेशन फॉर दी कमिटी मेंबर्स मंगाया जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट्स वगैरह अपने सारे जो भी अपनी इच्छा जाहिर करेंगे कि हमें बनना है कमेटी के मेंबर, तो वो अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी, सेक्रेटरी वगैरह यही इसे स्क्रूटिनाइज करेंगे, और स्क्रूटिनाइज करने के बाद पोस्ट अगर 4 क्रिएट हो गया है, मतलब वैकेंसी अगर 4 क्रिएट हो गई है, 4 ही लोगों ने डाला या 3 लोगों ने डाला या 6 लोगों ने डाला, अगर ये ज्यादा हो गया, जैसे 6 लोग 2 एक्स्ट्रा हो गया, उस केस में क्या है, स्क्रूटिनी में सबका क्लियर हो गया, 6 के 6 लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वैकेंसी 4 है, सब स्क्रूटिनी में क्लियर हो गए। उस केस में मैनेजिंग कमेटी इंटरनली वोट करेगी कि ये 6 मेंबर है, इन 6 मेंबर में से किन 4 को चुनना है। तो जहां पे मेजोरिटी ऑफ द वोटिंग शिफ्ट हो जाएगी, वही 4 लोग सिलेक्ट या इलेक्ट हो जाएंगे। तो ये जितना समझ में आ रहा है, ये ड्राफ्ट रूल्स में से पढ़ के, ठीक है। फिर लास्ट अभी चलते हैं कि मेंटेनेंस एंड रिपेयर, जो कि वन टाइम एक्सपेंडिचर, अगर आपने देखा होगा लास्ट टाइम, मतलब बायलॉज के अंदर आप देखोगे कहीं पे 25,000 है, कहीं 50,000 है, कहीं 1 लाख रुपए है, कि साल में किसी एक मेंटेनेंस एंड रिपेयर जो आपको अर्जेंसी फील हो, वहां पे आप मैनेजिंग कमेटी अपने जुरिस्डिक्शन में, अपनी ऑथोरिटी में कर सकती है विदाउट जनरल बॉडी मीटिंग। ठीक है, तो वो लिमिट था जैसे 25,000, 50,000, 1 लाख तक था। अभी वही चीज 1 से 25 मेंबर के लिए, 25 से 50 मेंबर के लिए, और 50 मेंबर से ज्यादा उसके लिए नाउ दिस लिमिट हैज बीन चेंज टू 1 लाख, 2 लाख, ठीक है, और 3 लाख। 50 मेंबर या उससे ज्यादा की सोसाइटी है तो वहां पे 3 लाख है, तो ये मैनेजिंग कमेटी कर सकती है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट हम जाते हैं कि अगर बायलॉज वगैरह, जैसे सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हो गया, बैंक अकाउंट ओपन हो गया, ठीक है, नाम वगैरह जैसे पहले ही रिजर्व हो गया था, उसके बाद आपको बायलॉज को अडॉप्ट करना है, जिसके बेस पे आपकी मैनेजिंग कमेटी चलती है, आपकी सोसाइटी का मैनेजमेंट होता है। दिस बायलॉ हैज टू बी एक्सेप्टेड, इम्प्लीमेंटेड इन दिस सोसाइटी। को अडॉप्ट करना है कितने, 3 महीने के अंदर अडॉप्ट करना है। तो ये बहुत ही ब्रीफली, इन शॉर्ट, एकदम फास्टेस्ट वे में हमने जानने की कोशिश की सोसाइटी में अगर ये ड्राफ्ट रूल्स एप्लीकेबल हो जाते हैं, इसमें कोई फर्दर सजेशंस नहीं आ रहे हैं, कोई ऑब्जेक्शंस नहीं आ रहे हैं, और इसी को अगर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, यही अगर पास हो जाता है, तो आपकी सोसाइटीज में क्या चेंजेस हो सकते हैं, आपके जीवन में क्या चेंजेस हो सकते हैं, मैनेजिंग कमेटी के एक्सरसाइज ऑफ पावर में क्या चेंजेस हो सकते हैं। और अब ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो यहाँ पे कौन एडवांटेजेस स्टेज में है, मेंबर है या मैनेजिंग कमेटी है, उस हिसाब से कैसा क्या आपको सजेशन देना है या ऑब्जेक्शंस देना है, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो। तो ऐसे ही आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। हम बायलॉज के बारे में, एक्ट के बारे में, नोटिफिकेशंस के बारे में और रूल्स के बारे में आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। आप